हेलो दोस्तों, आज की कहानी संजीवनी बूटी। सुनते हैं, मैं दोपहर का खाना बनाकर रखती हूँ। सोनू और रिंकी को ट्यूशन पढ़ने जाना है और आज आपकी भी छुट्टी है। बस मेरी इतनी मदद कीजिए, उन दोनों को ट्यूशन छोड़ आइए और फिर 1.5 घंटे बाद ले आइएगा। ध्यान रहे, कहीं भूल मत जाइएगा। सपना अपने पति दीपक से मुस्कुराते हुए कहती है। दीपक बोले, मैं बीवियों के स्वभाव से अब भली भांति परिचित हो गया हूँ। वो मुस्कुराकर हंसकर अपनी बात मनवाना जानती हैं। और क्या क्या करना है अब ये भी बता दो। सपना बोली, अरे इतना भी काम नहीं है। और फिर माँ जी खाना परोसने में आपकी मदद कर देंगी। बस ध्यान रखिएगा कि वो खाना ठीक तरीके से खाएं। वैसे खाने के टेबल पर आप रहेंगे तो उन्हें खाना अच्छा ही लगेगा। जब मैं रहूँगी तब वो खाना ज़रूर बेस्वाद लगेगा। बहू चाहे कितना भी कर ले, बेटा पास रहता है तो माँ बाप को अच्छा लगता ही है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दीपक बोला, अगर तुम्हें इतनी ही अच्छी लगती है तो अगले जन्म में तुम उनका बेटा बन जाना और मैं उनकी बहू बन जाऊंगा। हाँ हाँ, और वैसे तुम जा कहाँ रही हो जो मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ रही हो? तुम जानती हो बच्चे मेरी बात सुनते नहीं हैं, ना ही माँ और पापा। फिर तुम कैसे कुछ घंटों के लिए उन सबकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं संभाल सकता। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सपना बोली, आपको अभिनय करना आता नहीं तो कोशिश भी मत कीजिए। हद करते हैं आप। सब कुछ करके जा रही हूँ। बस इतना ही तो बोल रही हूँ कि बच्चों को ट्यूशन छोड़ दीजिएगा और ले आइएगा। माँ जी सब कुछ देख लेती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मैं सामने रहती हूँ तो वो कुछ करना नहीं चाहती हैं, वरना मेरे पीछे से वो बहुत अच्छे से घर संभालती हैं। आखिर उन्हीं से तो मैंने सीखा है घर गृहस्थी को संभालना। दीपक बोला, एक तरफ तो तुम माँ की शिकायत करती हो कि वो तुमसे ज़्यादा मुझे चाहती हैं, तुम्हारी वो तारीफ नहीं करती। फिर दूसरी तरफ तुम माँ की तारीफ भी करती हो कि उन्होंने ही तुम्हें घर गृहस्थी सिखाई। पता नहीं तुम माँ के बारे में क्या सोचती हो। सपना बोली, सुनो जी, जो कहना है कहो, पर मेरी सास के बारे में कुछ मत कहना। और एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है आप भूल रहे हैं कि 15 दिन बाद गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली है और मुझे मायके जाना है, तो वहाँ जाने से पहले उन लोगों के लिए कुछ उपहार ले लेती हूँ। और घर का भी जो सामान होगा वो भी लाकर रख दूंगी ताकि आपको बाजार न जाना पड़े। समझे मेरे भुलक्कड़ पति? तभी उधर से सपना की सास अनामिका जी आई और बोली, बहू, लोग मायके से उपहार लेकर आते हैं और तुम मायके उपहार लेकर जाती हो। हमें याद है, जब हम मायके जाते थे तो 2 जोड़ी कपड़े लेकर जाते थे और उधर से भर भर कर घर के लिए कपड़े और उपहार, मिठाई और ना जाने क्या क्या लेकर आते थे। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सपना मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी सासू माँ, आपको याद है जब मैं पिछली होली में मायके गई थी और वहाँ से जब आप सबके लिए माँ ने उपहार भेजे थे तो आपने क्या कहा था? बहू, बस उपहार लेकर ही आती हो, कभी मायके वालों को भी उपहार दिया करो, क्योंकि ससुराल के साथ साथ मायके की भी जिम्मेदारी एक औरत पर होती है। शादी के बाद पति और ससुराल क्या मिल गया, तुम तो उन्हें कुछ देना भूल ही गई। अनामिका जी सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, बस बस, देख रहा है दीपक, ज़रा सा प्यार कर दो, ये तो सर पर चढ़कर बैठ जाती है। सपना बोली, जब मैं मायके चली जाऊंगी ना, तब देखिएगा आप लोगों को मेरी याद आएगी। दीपक और अनामिका जी मुंह बनाकर सपना को देखने लगे तो सपना बोली, माँ जी, मैं 2-3 घंटे में बाजार से होकर आती हूँ। बस आप लोग अच्छे से खाना खा लीजिएगा। और हाँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो जब कामवाली आए तो उसे कहिएगा रसोई के भी सारे बर्तन लेकर रसोई को साफ कर दे। बस एक बार आप देख लीजिएगा, वरना वो कामचोर जहाँ जहाँ बर्तन रहता है वहाँ पहुँचती भी नहीं है। अब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाएगा। अनामिका जी बोली, बहू, एक तरफ कहती हो कि तुम्हें आने में देर हो जाएगी और फिर तुम तो खाना खा ही नहीं, फिर कैसे जा सकती हो? सपना बोली, माँ जी, सुबह इतना खाई हूँ कि अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, और भूख लगेगी तो मैं वहाँ मॉल में जूस पी लूँगी। पर अब मुझे जाने दीजिए, बस आप लोग ठीक से खा लीजिएगा। और हाँ, आप पतिदेव जब सब खाना खा लें तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, वरना मेरा ध्यान ही लगा रहेगा।
इतना कहकर सपना जल्दी से 2 थैला उठाई और घर से निकल गई। दीपक अनामिका जी से बोला, माँ, क्या आपको भी मायके जाने की खुशी में भूख नहीं लगती थी? न जाने औरतों की ये क्या आदत है, जब वो मायके के लिए कुछ करती हैं या वहाँ जाने की तैयारी में रहती हैं तो उनकी भूख प्यास मिट जाती है। अनामिका जी बोली, बेटा, तुम नहीं समझोगे, औरत का मन मायके और ससुराल में बढ़ जाता है। क्या करें, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि औरत के अंदर भगवान ने इतनी ममता जो भर रखी है। इतना कहकर अनामिका जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। मॉल पहुंचकर सपना ने सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लिए, यहाँ तक कि ससुराल वालों के लिए भी कुछ न कुछ ले ही लिया। बस अपने लिए ही कुछ नहीं ली, क्योंकि सबकी खुशी में एक औरत को जितनी खुशी मिलती है वो कोई नहीं जान सकता। अपने लिए कुछ भी खरीदने से पहले औरत सोचती है, बेकार में क्यों खरीदना। जब वही कोई दूसरा एक फूल भी दे दे तो वो बहुत खुश हो जाती है। सारी खरीदारी करके जब सपना घर पहुंची तो वो थककर चूर हो गई थी। घर आते ही अनामिका जी बोली, इसलिए कह रही थी, बाजार इस गर्मी में जाना ठीक नहीं है। अरे, तुम्हारे घर में जितने छोटे हैं, बेहतर होता सबको 500-500 रुपये हाथ में पकड़ा देती, अपनी मर्जी से कुछ ले लेते। पर नहीं, तुम्हें तो मॉल से ही कपड़े खरीदने हैं, जहाँ 200 की चीज़ें 500 में मिलती हैं और 500 की चीज़ें 1000 रुपये में। खैर छोड़ो, मेरा क्या है, अपने पति के पैसे लुटा रही हो, अपना ही घाटा कर रही हो। इतना कहकर वो बाहर टहलने चली गई। रोज छोटी मोटी बातें अनामिका जी सपना को आते जाते सुना देती थी, पर अब तो सपना को सुनने की आदत सी हो गई थी। अब वो उनकी बातों को मन पर लगाती भी नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, बच्चों तो नाना नानी के घर जाने के लिए उत्साहित हो ही रहे थे, पर सपना को अब पति और सास ससुर की चिंता सताए जा रही थी, जो कि बहुत कम बहुओं में देखा जाता है। जाने के एक दिन पहले रात में सब खा पीकर नींद लेने अपने अपने गद्देदार बिस्तर के ऊपर चले गए। सपना दीपक से बोली, सुनो जी, मैं क्या कह रही हूँ, क्या इस बार की छुट्टी टाल दूँ? दीपक हैरानी से बोले, क्यों क्यों टालना है? अरे, मैं संभाल लूँगा, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। इतना कहकर दीपक जम्हाई लेने लगे। उन्हें नींद आ रही थी। सपना बैठकर सोचने लगी तो उसे पिछले साल की याद आई, जब वो छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जा रही थी और दीपक पत्नी और बच्चों को छोड़ने के लिए स्टेशन गए थे। सपना ने सख्त हिदायत दी थी कि माँ और बाबूजी का ध्यान रखिएगा। वैसे तो वो समय पर दवाई ले लेते हैं, फिर भी समय समय पर उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। और हाँ, खाना बाहर का मत मंगवाइएगा, कुछ खाने से उन्हें बदहजमी होने लगती है। अपना भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि सबका ध्यान रखने में अपने साथ लापरवाही कीजिएगा। मैं फ़ोन करके यहाँ की खबर आपसे लेती रहूँगी। ट्रेन खुलने को आई थी, फिर भी सपना परिवार के लिए अपनी चिंता जता रही थी। दीपक बोले, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम आराम से जाओ। मैं तो कहता हूँ 15 दिन की बजाय 1 महीना रह कर आओ। माँ बाबूजी के साथ मैं तो अब मज़े करूँगा। और रही बात उनके ख्याल रखने की, तो भूलो मत, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। दीपक ने अपनी कॉलर ऊपर करते हुए कहा। सपना बोली, आपको नहीं लग रहा आप कुछ ज़्यादा ही अकड़ रहे हैं? दीपक बोले, तुम देख लेना, एक बार भी तुम्हें यहाँ की शिकायत नहीं मिलेगी और कोई नहीं कहेगा तुम इतनी जल्दी घर आ जाओ। सपना मुस्कुराती हुई ट्रेन में बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन छुक छुक करती हुई निकल गई। सपना को छोड़कर लौटते समय दीपक रास्ते में सोचे, अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं, क्यों ना रास्ते से नथुराम की कचौड़ी और जलेबी लिए चलूं, बाबूजी खुश हो जाएंगे। नाश्ते का झंझट भी खत्म हो जाएगा और सपना जो बनाकर गई है उसे दोपहर में हम सब मिलकर खा लेंगे। फिर दोपहर में माँ को कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब दीपक घर पहुँचे, उनके हाथों में जलेबी और कचौरी देखकर बाबूजी तो खुशी से फूले नहीं समाये, परंतु दूसरे पल अनामिका जी बोली, तुझे पता नहीं है कि हम तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं? क्या बहू ने जाने से पहले हमारे लिए तुम्हें कुछ हिदायत देकर नहीं गई है? हाँ, बात भी सही है। तुम्हें कैसे पता होगा कि हमें क्या पसंद है और हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान करेगा? तुम घर में रहते कहाँ हो? दीपक बोला, आप दोनों सास बहू का मुझे समझ में ही नहीं आता है। जब सामने रहती हो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हो और ज़रा सी दूरी नहीं आती कि दोनों एक दूसरे के गुण गाती हो। मैं तो प्यार से लेकर आया था, पर ठीक है, मैं ही खा लूँगा।
आखिर दीपक के माता पिता ने बहू के द्वारा बनाए गए नाश्ते को ही खाया। फिर समोसा और जलेबी दीपक को ही खत्म करना पड़ा। कुछ ही घंटों में दीपक को खट्टी डकार आने लगी। जब दीपक माता पिता के दवाई का डब्बा उनके सामने रखा तो अनामिका जी बोली, पहले खुद जाकर गैस की दवाई ले लो। और ये इतनी सारी दवाइयों को हमारे सामने रख दिया है, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमें कौन सी दवाई लेनी है? क्योंकि ये सब तो बहू देखती थी, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन सी दवाई कब लेनी है। दीपक बोले, हे भगवान, माँ ये बात आप पहले नहीं बता सकती थी? कम से कम मैं सपना से पूछकर लिख लेता, अब मुझे उसे फ़ोन करना पड़ेगा। दीपक ने तुरंत फ़ोन निकाला और सपना को फ़ोन लगाया। सपना उन्हें बताती गई, फिर दीपक माता पिता को दवाई खिलाते गए। इसी तरह सपना के जाने के बाद भी दीपक को उसे अनगिनत बार फ़ोन कर लगाना पड़ रहा था, मानो कुछ अधूरा सा हो। एक रोज़ वो सपना को फ़ोन किए और बोले, कहना तो नहीं चाहता था, पर मैं खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा हूँ। माँ बाबूजी का अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुमसे ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही है। बस अब तुम लौट आओ, मैं अपनी कही हुई बातों को वापस ले रहा हूँ। मुझे बहुत घमंड था अपने अकेले बेटे होने का कि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, पर सच तो ये है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। दीपक की सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। आखिरकार उसने सपना को फ़ोन करके 1 हफ्ते में बुलाना ही पड़ा। सपना भी बिना संकोच किए बच्चों को लेकर वापस आई। सपना और बच्चों को देखते ही घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान छा गई, जो कि देखने लायक थी। जैसे पतझड़ के बाद सूखे वृक्ष पर कैसे कोमल कोमल पत्तियां मुस्कुराती हैं, बिल्कुल वैसे ही सभी के चेहरे खिल रहे थे। दीपक अपनी माँ को देखकर बोला, माँ, 1 हफ्ते से आपने उदास चेहरा बनाकर रखा था। मैं कुछ भी कहता रहता था, आपके चेहरे पर हंसी नहीं आती थी। और अपनी बहू, जिससे हर दम आप छोटी छोटी बातों के लिए नाराज़ हो जाती थी, उसे देखकर आप खुश हो गई। ऐसा कैसे हुआ? अनामिका जी मुस्कुराकर बोली, तुम्हें क्या पता, और ऐसा क्यों ना हो भला। आखिर बहू हमारे परिवार की संजीवनी बूटी है, जो अपने कर्मों से हमारे अंदर हर रोज़ नए जीवन को जीने की चाह जगाती है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं मुस्कुराऊं ना तो क्या रोऊं? आखिर हमारी बहू जो लौट आई है। दीपक के पिता हंसकर बोले, बेटा, तुम हमारी बात कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे की चमक क्यों गायब हो गई थी? खाना खाते थे पर उदास मन से, बस पेट भरने के लिए। अब देखो, बहू को देखा नहीं कि तुम्हारे चेहरे की चमक वापस आ गई। दीपक मानो शर्मा रहा थे और बोले, सच कहा पापा। इस 1 हफ्ते में मुझे एहसास हो गया कि औरतों की जगह घर में क्या होती है। जब औरत घर में ना हो तो सूनापन लगता है। उसका बातें करना, हम सबको छोटी छोटी बातों के लिए टोकना, और वो उसकी चिंता, उसी से घर रोशन होता है। अनामिका जी बोली, जिस रोज़ ये बात हर मर्द को एहसास हो जाए तो औरत की आधी चिंता खत्म हो जाती है और दुनिया भर की खुशी उसे मिल जाती है। दीपक हंसकर बोले, हाँ माँ, ये बात तो मैं आज समझ चुका हूँ। और सबसे अहम बात मैंने ये जाना कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे की असली सहारा एक बेटा नहीं, बल्कि एक अच्छी बहू होती है। अब तो मैं ये बात हर किसी को बताऊँगा कि अच्छा बेटा हो या ना हो, बहू अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। दीपक की ये बातें सुनकर सपना की आंखें भर आई। उसने सोचा कि चलो, मेरा जीवन सफल हो गया। जब परिवार में पति अपनी पत्नी से और सास ससुर बहू से खुश हो तो उस बहू को और क्या चाहिए। उस रोज़ सपना ने सबकी मनपसंद चीज़ें बनाई। सबने भरपेट खाई। खाना खाने के बाद सास ससुर हो या बच्चे अपने कमरे में ऐसे निश्चिंत होकर सोए मानो जमाने से सोए ही ना हो। दीपक ने सपना का हाथ थामकर कहा, आज समझ में आया कि तुम्हारे बिना ये घर और मैं बिल्कुल अनाथ हो गए थे। तुम अगली बार से अपने माता पिता को यहीं बुला लेना, पर हमें छोड़कर मत जाना। सपना ने आगे बढ़कर दीपक को गले लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।